हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स एकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं और राष्ट्रवाद का जब उदय होता है तो कुछ न कुछ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रवाद के कारण, परिणाम और उसके प्रभाव, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा किए थे। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे की जो भी वीडियो है, जैसे आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये सब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास में टॉपिक पढ़ाने के बाद जो लास्ट में प्रश्न दिए थे उसे भी आप लोग बनाने का प्रयास किए होंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद क्या है, उसके उदय के क्या कारण हैं, उसका परिणाम क्या होता है और उसके प्रभाव, इन बातों पर चर्चा किए थे। उसी कड़ी में अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का जो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि राष्ट्रवाद के उदय के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक होता है आंतरिक कारण और दूसरा होता है बाह्य कारण। आंतरिक कारण का मतलब है कि देश के अंदर समस्या चल रही हो, राजा से, शासक से जनता, प्रजा खुश नहीं है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे जा करके आंदोलन और विद्रोह होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, आंदोलन और व्यापक विद्रोह हुआ बड़े स्तर पर, ये फ्रांस में राष्ट्रवाद के आंतरिक कारण का ये परिणाम है। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था इसको हम लोग राष्ट्रवाद के अंतर्गत, आंतरिक कारण के अंतर्गत इसको लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांस में जो भी क्रांति हुआ, फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे क्या समस्याएं थी जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ और वह राष्ट्रवाद जो है आंदोलन और विद्रोह के रूप में देखने को मिला। तो देखिए, फ्रांस में कई प्रकार की समस्याएं थी। उन समस्याओं को बारी बारी करके एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो देखिए, पहला हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति के कारण, क्योंकि यही समस्या थे। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। दूसरा हो जाएगा किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। कुलीनों का वर्चस्व। कुलीनों का वर्चस्व। कुलीनों का वर्चस्व। तो ये कारण थे फ्रांस की क्रांति के। अब एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद लास्ट में क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पे बनाने में और उस क्वेश्चन को लिखने में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति का जो पहला कारण था वो है निरंकुश शासन। निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब है कि जिस पर कोई अंकुश न हो, जो मनमानी करने वाला हो, जो किसी का नहीं सुनता हो, जो कुछ भी करता हो अपने दिमाग से, स्वयं ही निर्णय लेता हो, तानाशाह व्यक्ति। तो ये व्यवस्था फ्रांस में था। और इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था लुई 16वां। यहाँ जो शासक थे उनका नाम था लुई 16वां और वे बुर्बो राजवंश से थे। उनके राजवंश का नाम बुर्बो था। बुर्बो राजवंश से थे। और उनकी पत्नी का नाम था
मेरी अंतोइनेट, वो भी जो थी राजा की तरह थी। मतलब राजा और रानी को अपने जनता के बारे में कुछ भी सोचना समझना नहीं था। शासन व्यवस्था पूरा भ्रष्ट था, निरंकुश था, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके, मनमानी करने वाला शासन था। तो ऐसा शासन रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता को दिक्कत तो होगा ही होगा। जहां पर राजा ही तानाशाह हो, शासक ही तानाशाह हो, प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचता हो, प्रजा के हित भलाई के बारे में नहीं सोचता हो, तो वहां तो व्यवस्था खराब होगी और वहां के लोगों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये निरंकुश शासन हो जाएगा, निरंकुश शासन। दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति, ये भी एक कारण था, महत्वपूर्ण कारण था। इसमें यह था कि यहाँ जो किसान थे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जाती थी। जैसे आपदा के समय में कोई बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो गई किसानों से संबंधित, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया जाता था। और इनके ऊपर, किसानों के ऊपर कर का बोझ भी था, टैक्स इन पर ज्यादा था। कृषि में उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ उससे राजा को मतलब नहीं है, उसे टैक्स चाहिए तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति दयनीय तो होगी ही होगी। तो ये था किसानों की दयनीय स्थिति। और इनके साथ एक और समस्या था कि ये लोग अगर समय पर टैक्स नहीं चुकाते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, तो इनकी जमीनें भी हड़प ली जाती थी। तो सोच के देखिए कि किसानों की स्थिति कितनी खराब होगी, बहुत ज़्यादा खराब थी। वैसे ही अगला है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति में क्या था? इसमें है कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनसे काम अनिश्चित करवाया जाता था। काम का समय तय नहीं था। काम कर रहा है 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे कर रहा है काम। काम का समय निश्चित नहीं था। और इसके साथ ही जब बात वेतन की आती थी तो इनको वेतन भी उचित नहीं मिलता था। जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन भी नहीं मिलता था। और जो वेतन दिया जाता था वो भी समय पर नहीं मिलता था। तो सोचिए कि इनके साथ भी कितना समस्या होगा। काम का समय निश्चित नहीं है, वेतन उचित नहीं मिल रहा है, और वेतन समय पर भी नहीं मिल रहा है, और टैक्स इनको चुकाना है, टैक्स इनको चुकाना है। तो स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मजदूरों की स्थिति भी बहुत खराब थी। अगला कारण है कुलीनों का वर्चस्व। कुलीनों का वर्चस्व, कुलीनों का वर्चस्व में देखिए इसमें था क्या? कुलीन वर्ग का मतलब होता है अमीर वर्ग। कुलीन का मतलब होता है अमीर वर्ग। वे सभी लोग जो अमीर तबके के थे, अमीर वर्ग के श्रेणी में आते थे, उन्हें ही कुलीन कहा जाता था। इनका काफी ज्यादा वर्चस्व था, दबदबा था। अब खुद सोचिए कि जिस देश का राजा अय्याश हो, मनमानी करने वाला हो, तानाशाह हो, जनता पर ध्यान नहीं देता हो बिल्कुल भी, वहां पर जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो लोग तो इसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, और गलत फायदा उठाएंगे। वही किया इन लोगों ने फ्रांस में। ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। जो कुलीन वर्ग के लोग थे इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। इन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना था। देखिए कितना स्थिति खराब था। जो किसान था, जो मजदूर था, जो गरीब तबके का लोग था, उसको टैक्स देना था। लेकिन जो अमीर वर्ग का लोग है उसको विशेष छूट दिया जा रहा है, उसको टैक्स नहीं दिया जा रहा है। बल्कि ये जो लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, ये किसानों से, मजदूरों से और गरीब तबके के लोगों से टैक्स वसूलते थे, जबरन टैक्स वसूलते थे। तो सोचिए, किसान मजदूर सरकार को तो टैक्स दे ही रहा है, अमीर वर्ग के लोगों को भी टैक्स दे रहा है। तो सोचिए कितनी जर्जर स्थिति होगी इनकी। तो ये सिचुएशन था, ये स्थिति थी फ्रांस की, ये समस्याएं थी फ्रांस की। और इन्हीं समस्याओं के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुआ। इन्हीं समस्याओं के कारण ही फ्रांस में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को
बड़े स्तर पे आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, और जो यहाँ पुरातन व्यवस्था चल रही थी, जो पहले से निरंकुश शासन चल रहा था, वो सब खत्म हुआ। तो उसे हम लोग परिणाम के रूप में देखते हैं। पहले देखिए कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, तो कारण ये थे। अब हम लोग देखेंगे कि कारण से जो घटनाक्रम हुआ, इन समस्याओं से जो आंदोलन हुए, जो विद्रोह हुए, तो आंदोलन और विद्रोह जो हुए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, उसके बाद कुछ न कुछ परिणाम तो आएगा ही आएगा। तो जो परिणाम देखने को आए, वो परिणाम इस प्रकार थे। तो जरा परिणाम पर भी नजर कर डाल लेते हैं। परिणाम, परिणाम पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, वेलेस्टाइल दुर्ग, वेलेस्टाइल दुर्ग का पतन, लुई 16वां को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं परिणाम पर। परिणाम पर देख लेते हैं कि अभी हम लोग देखें फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। इन कारणों से ही फ्रांस में व्यापक तौर पे विद्रोह हुआ। एक 14 जुलाई 1789 को बड़े स्तर पे विद्रोह हुए, क्रांति हुई। और क्रांति हुआ, जो बड़े स्तर पे विद्रोह हुआ, उसके बाद जो परिणाम देखने को मिला वो कुछ इस प्रकार है। पहला है पुरातन व्यवस्था का अंत। पुरातन व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी व्यवस्था, जैसे निरंकुश शासन, तानाशाह का शासन, मनमानी करने वाला शासन, इस तरह का जितना भी शासन था, इस तरह की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, वो सब खत्म हो गई। तो पुरातन व्यवस्था मतलब पहले से जो प्राचीन व्यवस्थाएं चली आ रही थी, तानाशाह का शासन चला आ रहा था, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हो गया। दूसरा, बलस्टाइल दुर्ग का पतन। बलस्टाइल दुर्ग एक कारागार था जहाँ पे फ्रांस के कैदियों को रखा जाता था। जब यह आंदोलन विद्रोह बहुत व्यापक स्तर पर हुआ, तो विद्रोहियों ने इस बलस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया और बहुत से कैदी जो हैं बाहर आ गए, और वे लोग भी आंदोलन में साथ दिए थे, भाग लिए थे। तो बलस्टाइल दुर्ग का पतन हो गया। लुई 16वां जो यहाँ के शासक थे, निरंकुश शासक थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसी शासन व्यवस्था जहाँ पे राजतंत्र हो, राजा का शासन हो, लेकिन राजा जो है वो संविधान के अनुसार निर्णय लेता है, संविधान के अनुसार ही कोई काम करता है, संविधान को ध्यान में रखकर कोई कदम उठाता है। अगर ऐसा व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को ही संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे यह निर्णय लिया गया कि चलो राजा को रहने दो, राजा को रहने दिया जाए, और क्या बोलते हैं, राजा जो है वो संवैधानिक राजतंत्र के अनुसार काम करेगा। लेकिन यह कुछ ही समय तक चला, ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि जो राजा हमेशा से मनमानी करने वाला हो, तानाशाह हो, वो ऐसा हो, ये भी मुश्किल बात है। तो जो निरंकुश राजा था लुई 16वां, ये फिर से मनमानी करने लगा, ये फिर से तानाशाह बन गया, ये संवैधानिक राजतंत्र के अनुसार नहीं चल रहा था।
तो लुई सोलहवां को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोलहवां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लुई सोलहवां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। इसके बाद और क्या परिणाम देखने को मिला? नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। नियुक्ति में योग्यता का आधार का मतलब है कि जो भी पद प्राप्त होते थे वो अमीर वर्ग के लोग लेते थे। निम्न वर्ग के लोग थे, भले कितनों क्यों न योग्य हो, टैलेंटेड हो, उनको कोई पद नहीं मिलता था। तो अब व्यवस्था किया गया कि जो योग्य होगा, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो व्यक्ति पद का हकदार होगा। तो ये व्यवस्था किया गया। इसके साथ ही आप और ऐड कर सकते हो उसमें, किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ, और जो कुलीनों को विशेष अधिकार प्राप्त थे वो कुलीनों को विशेष अधिकार समाप्त हुए। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या? एक तो हो जाएगा किसानों की स्थिति में सुधार, किसानों की स्थिति में सुधार, स्थिति में सुधार हुआ। मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया, मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया, और कुलीनों के विशेषाधिकार को, कुलीनों के विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। तो देखिए परिणाम की बात हम लोग कर रहे हैं। परिणाम निकला, पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, बेलेस्टाइन दुर्ग का पतन हो गया, जो कारागार था वो टूट गया, नष्ट हो गया, लुई सोलहवां को गिरफ्तार कर लिया गया, और यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। राजतंत्र रहेगा, राजा का शासन रहेगा, लेकिन वो संविधान के अनुसार चलेगा। तो हुआ ये कि राजा को बोला गया कि आपको इसके अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार चलना है, लेकिन ये जब नहीं चला तब हुआ ये कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था 21 जनवरी 1793 को। नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया, नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। इसका मतलब ये है कि पहले लोगों को, कोई व्यक्ति योग्य होता था, उसको कोई पद नहीं दिया जाता था, लेकिन अब है ये व्यवस्था किया गया कि जो व्यक्ति योग्य होगा, चाहे किसी भी वर्ग से हो, उसको योग्यता दिया जाएगा। किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ, कुलीनों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उसको समाप्त किया गया। तो कुछ इस प्रकार से परिणाम देखने को मिला। अब देखिए हम लोग कारण का बात कर लिए, परिणाम का बात कर लिए, तो एक पॉइंट रह गया प्रभाव का। किसका रह गया? प्रभाव का। अब प्रभाव में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझना है कि अगर मान लीजिए किसी भी देश में आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, और वहाँ पे व्यापक स्तर पर सुधार होता है, तो उसको देखा देखी आस पड़ोस के जो देश हैं, राज्य हैं, वो भी अपने यहाँ वैसा कुछ प्रयास करेंगे, उनके यहाँ स्थिति में सुधार हो। तो इसका प्रभाव ये पड़ा, हम लोग प्रभाव की बात कर लेते हैं। प्रभाव ये पड़ा कि यूरोप के जो भी यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश जैसे इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया इत्यादि, इन सभी देशों में भी अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए, अपनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए आंदोलन और विद्रोह का सहारा लिया गया। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि फ्रांस की क्रांति का टॉपिक है। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? तो कारण देख लिए, कई प्रकार की समस्याएं थी। कारण के बाद आंदोलन हुआ, व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ 14 जुलाई 1789 को, और विद्रोह हुए तो स्वाभाविक सी बात है कुछ न कुछ परिणाम तो देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से परिणाम देखने को मिला। और प्रभाव ये हुआ कि फ्रांस के देखा देखी अन्य देशों में भी, यूरोपीय देशों में भी आंदोलन और विद्रोह की बिगुल बज उठी, और वहाँ भी लोग अपने अधिकार की मांग करने लगे और आंदोलन और विद्रोह का सहारा लिए। तो ये प्रभाव
देखने को मिला। फ्रांस के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिएगा कि फ्रांस में जब आंदोलन हुआ व्यापक स्तर पे, तो फ्रांसीसियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और समान बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और समान बंधुत्व, ये नारा था फ्रांसीसियों का। तो देखिए इस प्रकार से फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ और लुई सौलहवां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और इसकी पत्नी जो मेरी अंतोइनेट उसको भी मार दिया गया, उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इस तरीके से ये फ्रांस की क्रांति देखने को मिला। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई इससे वहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था सुधर गई। हाँ, ये इस समय काल तक सुधर गया, लेकिन बाद में फ्रांस में और भी कई बड़ी बड़ी क्रांतियाँ देखने को मिलती है, जैसे 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, ये सब देखने को मिलता है फ्रांस में। क्यों? क्योंकि बाद के दिनों में भी यहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, तो उसे हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो देखे हैं वो ये है कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी, 14 जुलाई 1789 को हुई थी, इसके कारण, इसके परिणाम और इसके प्रभाव ये हम लोग देखें। तो चलिए इसे एक प्रश्न बन जाएगा, इस प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। इससे जो प्रश्न बनेगा इस टॉपिक को देखने के बाद, इसे प्रश्न बनेगा कि फ्रांस के क्रांति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। प्रश्न क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा ये बन जाए, और बनेगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें, परिणामों का उल्लेख करें। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें, यह प्रश्न बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो टॉपिक है बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक के माध्यम से ये प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रश्न अवश्य बनेगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखे, फ्रांस की क्रांति के कारण, परिणाम और इसके प्रभाव और प्रश्न देख लिए, तो इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा किए यह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको कुछ लाभ मिलता है, तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसका लाभ उन्हें भी उठाने का अवसर प्रदान करें। तो चलिए इसके आगे जिस भी घटना, विद्रोह या क्रांति की बात हम लोग करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।